चैप्टर नंबर 3 भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अपन रिवीजन देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा रिवीजन अपने को यहाँ पे करना है। ठीक है, डिमांड के बाद में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझना जरूरी। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने को क्या बता रहा है, ये अपने को ये प्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आता है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक्स में दूसरे वेरिएबल पे क्या असर होगा, ये अपने किससे समझता है, इलास्टिसिटी समझता है। राइट, जैसे अपन बोलते हैं ना, ओके, अगर अपन रबर को खींचेंगे तो वो जितना ज्यादा खींचा जाएगा उतना ज्यादा क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो दैट इज इलास्टिसिटी, है ना। अगर मैं इकोनॉमिक्स में अंदर एक वेरिएबल में चेंज करता हूं तो उसके वजह से दूसरे वेरिएबल पे कितना चेंज आता है वो कैलकुलेट करना, उसका मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो वेरिएबल है जैसा कि प्राइस हो गया, इनकम हो गया, या जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उन सब में अगर चेंज आता है तो उसके वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा इसको कैलकुलेट करना, इसका मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। राइट, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द प्राइस और एनी अदर फैक्टर। प्राइस या दूसरे फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। राइट, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो या तो ग्रेट होगा या तो स्मॉल होगा। ग्रेट होगा यानी कि बड़ा होगा या तो छोटा होगा, according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price। क्या बोल रहा है, प्राइसेस कम होने से आपका जो डिमांड है वो या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या तो कम बढ़ेगा, या फिर जब कभी भी प्राइसेस कम हो जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएगी तो आपका जो डिमांड है या वो कम हो जाएगा। कम कितना होगा, या तो थोड़ा कम होगा या तो ज्यादा कम होता है, ये डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर। अगर जो भी कमोडिटी है वो ज्यादा इलास्टिक है तो क्या करेगा, वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, है ना, और जो कम इलास्टिक है उसका जो रिस्पॉन्स होगा कैसा होगा, कम होने वाला है। राइट, थोड़ी प्राइसेस बढ़ने से डिमांड या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा या तो थोड़ा कम होगा, डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटी, है ना। अपन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 10% प्राइसेस बढ़ने से कितने परसेंटेज में डिमांड कम होता है। ये कब बता सकते हैं अपन, जब अपन इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तब ही अपन ये बता सकते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे जो है ना 3 टाइप के इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, अभी ये इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो इसका एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने बोला है, राइट, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल टू और राइज इन प्राइस। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, 3 टाइप्स की इलास्टिसिटी के बारे में बोलना है, बोला इनकम, क्रॉस एंड प्राइस। सबसे पहले पता करते हैं इनकम इलास्टिसिटी के बारे में। इनकम इलास्टिसिटी क्या बोल रहा है कि अगर आपकी इनकम चेंज होती है और उसके वजह से अगर आपकी डिमांड चेंज हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। देखो जनरल रूल क्या बोलता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगी, बढ़ने वाली है ना, और इनकम कम होने से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, सो ये क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट सर अपन ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि कितना परसेंटेज अगर इनकम बढ़े तो उसकी वजह से डिमांड कितने परसेंटेज बढ़ सकता है, या कितने परसेंटेज से इनकम कम हो जाए तो डिमांड कितने परसेंटेज से कम होता है। ये फाइंड आउट करने की अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ओनली, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी कि प्राइस और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज आ रहा है। राइट, तो ये कैलकुलेट करना, ये क्या माना जाता है, इनकम इलास्टिसिटी माना जाता है। राइट, सिर्फ फॉर्मूला क्या है, सो इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। आपकी डिमांड कितने से बदलती है, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन योर इनकम, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी निकलता है। इनकम को यहाँ पे डिनोट करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया है, y, और इलास्टिसिटी को क्या रिप्रेजेंट करता है, e रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, ये पॉइंट है। अच्छा, इस फॉर्मूला को इन्होंने ना थोड़ा डिस्क्राइब करके चेंज भी किया है। देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन y, दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना। यस, अभी सर इसको थोड़ा अगर इलैबोरेट कर दिया जाए तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज
ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। तो इसको ना डिवीजन में, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के चक्कर में अपन ने क्या कर दिया, इसको लेके आए मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू, उल्टा करना पड़ता है रेसिप्रोकल, डिवीजन में से अगर मल्टीप्लीकेशन में लेके जाना है तो क्या होगा, इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आपका इनकम इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है सर, अभी इनकम इलास्टिसिटी तीन टाइप के हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, एक होता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, एक होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में ये देखा जाता है कि इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किसको बोलेंगे, जहां पे इंफीरियर या फिर लो क्वालिटी गुड्स है, उसके केस में ये चीज होती है कि इनकम बढ़ाने से उनकी डिमांड क्या हो जाती है, उल्टा कम हो जाती है, क्योंकि वो अभी मेरी पगार बढ़ गई ना, तो मैं सस्ती चीजें खरीदूंगा क्या, नहीं खरीदूंगा, मैं लो क्वालिटी मटेरियल खरीदूंगा क्या, नहीं खरीदूंगा। वही अगर मेरी कमाई कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, और मैं ये चीजें ज्यादा खरीदना शुरू करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। एंड थर्ड आपका बनता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि नेसेसरी गुड्स है, वो इनकम के अकॉर्डिंगली चेंज होते क्या, नहीं, आपकी कमाई बढ़ो या आपकी कमाई कम हो जाओ, उनका डिमांड बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है। राइट, मैं ज्यादा पैसे कमाता हूं इसके लिए मैं नमक या शक्कर ज्यादा खाऊंगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। या फिर मैं कम पैसे कमाता हूं तो नमक या शक्कर कम खा लूं, तेल कम खा लूं, ऐसा कोई लॉजिक है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनका डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। ये सब क्या है, नेसेसरी गुड्स है, इनकी डिमांड इनका पे डिपेंड नहीं करती, तो इसके लिए क्या बोला, जीरो इनकम इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप आपका आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में क्या बोल रहा है, यहां पे अपन बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। अगर समझो एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसेस चेंज हो जाती है, उसकी वजह से उसका जो सब्स्टिट्यूट है या उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसकी डिमांड में क्या असर होता है, ये जब अपन चेक करते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। राइट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। राइट, एक प्रोडक्ट का प्राइस बदलता है और दूसरे प्रोडक्ट का क्या बदलता है, डिमांड बदल जाता है। राइट, जो उसका क्या है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री या तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। राइट, सिंपल है। ओके, फॉर्मूला क्या दिया है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। सर हमको यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी किसका पता चलेगा, तो जिसके डिमांड में चेंज आया है ना, उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। राइट, ये पॉइंट है। ओके, चलो सिंपल, उसी फॉर्मूला को इन्होंने जैसा अभी ऊपर डिस्कस किया अभी उसी तरीके से इलेबोरेट किया है कि आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ए, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए इनटू प्राइस ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइसेस ऑफ बी। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, क्रॉस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, ये पॉइंट है। अगेन यहां पे भी क्रॉस इलास्टिसिटी में तीन चीजें आ सकती है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है जीरो। अभी सर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कहां पे होगा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जहां पे एक प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या होता है, असर होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। राइट, वही अगर अपन बात करते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। राइट, टी एंड शुगर। ओके, टी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या है, जीरो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, एंड नॉन रिलेटेड यानी कि अनरिलेटेड गुड्स के केस में क्या होगा, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। राइट, चलो थर्ड, एंड अभी इसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, दैट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने को समझाया है कि जितना भी चेंज आपके क्वांटिटी में आएगा ड्यू टू चेंज इन योर प्राइस, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। राइट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ proportionate change in quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in your price। प्राइस में कितना चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। राइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये पॉइंट है। अगेन इलैबोरेटिव फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट अभी इंपॉर्टेंटली आज
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमको 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है उसकी बात अपन कर रहे हैं अभी, राइट। योर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। 5 टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए क्वेश्चन या तो 2 मार्क में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द टर्म्स में, या तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में, या फिर 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा, राइट। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला टाइप क्या बोला है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अभी ये पॉइंट क्या है? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है? प्राइस के वजह से ये चेंज होता है। सिंपली इसका मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने वाला है। अभी सर परफेक्टली इलास्टिक बोला है। परफेक्टली इलास्टिक अपने क्या बोलता है कि प्राइस में चेंज या तो बहुत ही कम आएगा या तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, फिर भी क्या होने वाला है? आपका डिमांड चेंज होने वाला है। उसको अपन क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, राइट। जब प्राइस में या तो स्लाइट मतलब क्या? बहुत ही कम, या तो बिल्कुल भी जीरो चेंज आता है प्राइस के अंदर, और उसकी वजह से इन्फिनाइट मतलब बहुत ज्यादा किसमें चेंज आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो कम हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, राइट। अभी इसके डायग्राम पे आते हैं। देखो फॉर्मूला सब जगह सेम है, तो बार बार मैं फॉर्मूला बोलने वाला नहीं हूं। फॉर्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अभी देखो इन्होंने क्या बोला कि प्राइस आपका पी है, बिल्कुल भी क्या है? कांस्टेंट है। चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन आपका जो डिमांड है ना वो चेंज होता है। लेट से पहले आपका डिमांड था डी, ओके, यहाँ पे लेट से क्यू अज्यूम करते, क्यू था। देन आपका डिमांड या तो बढ़ के क्या हो गया? Q1, या तो डिमांड आपका कम होके क्या हो गया? Q2। इसका मतलब क्या है? सर हमारा प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? बदल रहा है, लेकिन हमारा प्राइस बदल रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कुछ ना कुछ नंबर होगा। अज्यूम करते कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 40%। लेकिन प्राइस में कुछ भी चेंज है क्या? नहीं है। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 0। सर एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, राइट। इसके लिए आपका जो इलास्टिसिटी होगा वो कितना होगा? इंफिनिटी आता है, राइट। किसी भी बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर बहुत बड़ा आता है, ओके। सो यहाँ पे 0 से डिवाइड करने से आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका इंफिनिटी आंसर आता है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो बिल्कुल भी इंफिनिटी होता है, राइट। सर दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपका डिमांड कर्व है कैसा? यहाँ पे आपका डिमांड कर्व कैसा है? बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी इनइलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब क्या है? ये चीजें यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, राइट। सो इसका बोलना क्या है? सर डिमांड बिल्कुल भी कांस्टेंट है, प्राइस या तो बढ़ जाओ प्राइस या तो कम हो जाओ, डिमांड क्या है? बिल्कुल भी कांस्टेंट है, राइट। व्हेन चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इसको अपन क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। यानी कि अगर आपका प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए, डिमांड जितना का उतना ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अभी देखो, अभी अगर अपन बोलते हैं ओरिजिनल प्राइस P है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? Q। ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस बढ़ के क्या हो जाओ? या P1 हो जाओ, या प्राइस कम होके क्या हो जाओ? P2 हो जाओ। हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जहां के वही है। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज है क्या? नहीं। सर इसका मतलब क्या है? अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालू तो क्या आएगा? बिल्कुल भी 0। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखो तो कुछ ना कुछ या तो पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। लेट्स से 20% या 30% होगा। अज्यूम करते हैं 20% है। सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज ऑलवेज 0। इसके लिए यहां पे आपका इलास्टिसिटी कैसा आता है? 0 आता है ना। और ये जो सिचुएशन है ये रेयरली ऑकर होती है, बट ये नेसेसरी गुड्स के केस में ऑकर होती ही है, क्योंकि लोग नेसेसरी गुड्स का जो डिमांड है वो प्राइस के अकॉर्डिंगली करते क्या? नहीं। कोई चीज महंगी मिलो या सस्ती मिलो, अपने को वो चाहिए मतलब चाहिए, उसका डिमांड अपन कम या ज्यादा करते क्या? नहीं करते, ठीक है। यस। अच्छा यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है कैसा है? बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। इसको अपन वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, या फिर वर्टिकल डिमांड कर्व भी इसको बोला जाता है, राइट। ये पॉइंट है। नेक्स्ट इज योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है सिंगल, वन, है ना। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है कि जितना चेंज आपके प्राइस में आएगा उतना ही चेंज अगर आपके क्वांटिटी डिमांडेड में आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलने वाले हैं, राइट। इक्वल चेंज, जितना चेंज आपके प्राइस में आता है उतना ही चेंज कहां आता है? आपकी डिमांड में भी आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे अपन? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलने वाले हैं, ओके। यहां पे
अगर आप ग्राफ के देखते हो तो लेट से प्राइस पहले पी था, क्वांटिटी डिमांडेड क्यू था, प्राइसेस कम होने से डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो प्राइसेस कम होके P1 हो गया और डिमांड बढ़ के Q1 हो गया। अभी जितना चेंज आपको प्राइस में दिख रहा है क्या उतना ही चेंज क्वांटिटी में है क्या? यस, मतलब दोनों में चेंज इक्वल दिखाई दे रहा है। राइट, जैसा एग्जांपल बोलते हैं कि 50% से अगर आपकी प्राइसेस कम हो जाती है तो 50% से आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर आप इसको फॉर्मूला में रखोगे परसेंटेज चेंज वाले तो आंसर क्या आएगा, 50 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 1। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना निकलता है यहाँ पे, 1 निकलता है। राइट, अच्छा यहाँ पे अगर आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने के लिए अगर एक ग्राफ निकालते हो, या तो वो स्ट्रेट लाइन होगा या तो वो आर्क के हिसाब से होगा, तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपन इसको बोलते हैं। राइट, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या इक्वल टू 1 होता है ना। चलो नेक्स्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कब बोलेंगे, यहाँ पे इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है, डिमांड में चेंज आ रहा है। ओके, सो इलास्टिक कब होता है, जब आपका डिमांड का जो चेंज है वो प्राइस के चेंज से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के केस में जितना चेंज आपके प्राइस में आता है उससे ज्यादा चेंज किस में दिखाई देगा, आपके डिमांड में दिखाई देने वाला है। ओके, सिंपली ऐसा बोल सकते सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। यस, ज्यादा चेंज कहां पे दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में, और कम चेंज कहां पे, प्राइस में, तब इसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं, है ना। वही अगर समझो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर कम हो जाए और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हो जाए, तब इसको क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक, क्योंकि ये ज्यादा चेंज कर रहा है क्या, नहीं, रिएक्शन की बात है, कौन ज्यादा रिएक्ट करता है। अगर क्वांटिटी ज्यादा रिएक्ट करता है तो क्या है, इलास्टिक है, अगर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है तो क्या है, इनइलास्टिक माना जाता है। क्लियर है क्या, बस दैट्स इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसा एग्जांपल बोला है कि प्राइसेस जो है वो 50% से कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 100% से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब डिमांड यहाँ पे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है क्या, यस, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, है ना। अभी यहाँ पे आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक से ज्यादा आएगा। क्यों सर एक से ज्यादा आता है, क्योंकि देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमेशा क्या है बोला, बड़ा है ना, क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, बड़ा है। जब मैं एक बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं तो आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही होता है। राइट, लेट से अगर मैं 60 डिवाइड बाय 40 करता हूं या 40 डिवाइड बाय 30 करता हूं या 35 करता हूं, तब भी आंसर क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, है ना। जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा ही होता है। इसके लिए यहाँ पे हमेशा आपका जो इलास्टिसिटी आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आने वाला है। ओके, चलो डायग्राम पे आते हैं। देखो पहले प्राइस P था, क्वांटिटी डिमांडेड Q था, प्राइस कम होके क्या हो गई, P1। ओके, थोड़ा सा प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करना चाहिए, ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए। यहाँ पे डिमांड क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, सो ये जो आपका नया कोऑर्डिनेट बन रहा है, इन दोनों को अगर आप करते हो कनेक्ट तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये बिल्कुल भी आपको घसरगुंडी के जैसा दिख रहा है क्या, यस, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं अपन, दिस इज द फ्लैटर स्लोप, है ना, इसको अपन फ्लैटर डिमांड कर्व भी बोलते हैं, है ना, फ्लैटर डिमांड कर्व इसको बोला जाता है। राइट, ओके, फ्लैट है ये, एकदम से डायरेक्टली डाउनफॉल नहीं है, बट धीरे धीरे गिरने वाला है, मतलब फ्लैट है ये, बिल्कुल भी फ्लैट पोजीशन पे। ओके, स्टीपर मतलब क्या होता है, एकदम जो गिरने वाला है, जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पे डिमांड में चेंज आएगा बट उतना नहीं जितना प्राइस में आ रहा है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं अपन, जहां यहां पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। क्या बोला एग्जांपल, 50% अगर प्राइसेस कम हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ लेट से 25%, 30% या 40% से आपकी क्या होती है, डिमांड बढ़ती है, उससे ज्यादा बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती। ठीक है, तो यहां पे आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1। क्यों लेस देन 1, क्योंकि सर डिमांड का चेंज क्या है, कम है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, छोटा होगा। ओके, और आपका प्राइस का चेंज क्या होगा, बड़ा होने वाला है। जब एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 ही होने वाला है। इसके लिए क्या बोला है, यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, लेस देन 1 होता है। क्लियर है क्या, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, कम है कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यस, ओके, अभी देखो प्राइस था P, क्वांटिटी था Q। ओके, प्राइस कम होके क्या हो गया, P1। अभी देखो गैप को देखना चाहिए, हाँ, किसको देख रहे हैं अपन, गैप पे फोकस रखो कि प्राइस का गैप कितना है, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा तो सही, बट कितना बड़ा, बहुत ही कम बढ़ा, यानी कि प्राइस ज्यादा कम होती है और डिमांड थोड़ा सा ही बढ़ता है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, दिस इज योर
रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जहां पे आपका जो डिमांड कर्व वो कैसा आता है, बिल्कुल भी स्टीपर आ रहा है। ये डायरेक्टली एकदम घसरगुंडी के जैसा नीचे गिर रहा है ना, वो धीरे धीरे गिर रहा था। वाटरफॉल में कैसा होता है, धीरे धीरे अपन गिरते हैं वैसा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली अपना स्टीपर कर्व अपने को यहाँ पे दिखाई देता है इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। देन यहाँ पे आपको जो है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके, 500 भी टाइप्स पे डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। देन अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 मेथड्स के बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना है, इंपॉर्टेंटली ध्यान दो। देखो, सबसे पहला मेथड बहुत ही बेसिक है, सबको पता है, दैट इज रेशियो और परसेंटेज मेथड। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है कि इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला और बेसिक मेथड है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है आपका परसेंटेज मेथड, उससे ज्यादा बिल्कुल भी कुछ है क्या, नहीं है। राइट, देखो फॉर्मूले की बात करते हैं कि कैसे ये अपना जो रेशियो मेथड का फॉर्मूला है वो डिराइव होता है। रेशियो मेथड के अंदर इन्होंने क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। ओके, अभी मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे पता चलेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्या करना है आपको, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1 इंटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मिलता है। इट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। ठीक है, इससे क्या मिलता है आपको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मिलता है। ठीक है, ओके, सेम फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100, है ना। क्या पता है सर, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिलता है। ओके, अभी इन दोनों को मैं क्या करता हूं, अपने फॉर्मूला में पुट कर देता हूं। ठीक है, देखो Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1 इंटू 100 होल डिवाइड बाय P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1 इंटू 100। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम काट छाट। ठीक है, अभी सर क्या क्या कट हो सकता है, देखो ये 100 क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, और अपने पास इतना कट हो सकता है, बाकी अभी क्या करेंगे अपन इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, है ना। अभी सर रेसिप्रोकल के केस में क्या होगा, देखो Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1 इंटू, जब कभी भी रेसिप्रोकल होता है तो डिवीजन का नंबर क्या होता है, ऊपर जाता है। मतलब डिवाइड से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जो इक्वेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के नंबर्स को चेंज कर देगा, उल्टा कर देगा। तो यहां पे आपका क्या होता है, P1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1। ओके, P1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। Q1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल न्यू क्वांटिटी एंड न्यू प्राइस, है ना। Q1 इज फॉर ओरिजिनल, 1 जहां भी दिया वो किसके लिए, ओरिजिनल के लिए, 2 जहां दिया वो क्या है, न्यू के लिए। Q2 रिप्रेजेंट्स न्यू क्वांटिटी, P2 रिप्रेजेंट्स न्यू प्राइस, Q1 रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल क्वांटिटी एंड P1 रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, यस, हाँ आ सकते बिल्कुल। अभी ये Q2 माइनस Q1 इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी बोल सकते हैं, है ना। दिस इज व्हाट, चेंज इन क्वांटिटी। तो इसको इन्होंने क्या लिख दिया, डेल्टा Q। चेंज इन क्वांटिटी को अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा Q। अभी ये Q1 क्या है तुम्हारा, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू योर ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय योर चेंज इन प्राइस। बन गया आपका फॉर्मूला, कुछ भी अलग है क्या, नहीं। ओके, तो यही फॉर्मूला उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बाकी कुछ भी और इसमें नहीं है। थ्योरेटिकल एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल देखो। ठीक है, अगर ओरिजिनल प्राइस 20 है तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 10 kg है। ओके, वही अगर नया प्राइस 25 है तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 9। इसका मतलब क्या है सर, प्राइसेस बढ़ने से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो अभी मुझे बताओ व्हाट इज योर Q1। Q1 कितना है, 10, Q2 कितना है, 9, P1 कितना है, 20 और P2 कितना है, 25। अभी सर अपने फॉर्मूला में रखते हैं, ठीक है, और ये सब चीजें पता करते हैं, है ना। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, Q2 माइनस Q1 डिवाइड किससे करेंगे सर, ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज Q इनटू प्राइस डिवाइड बाय P2 माइनस P1, है ना। अभी सर Q2 कितना है, Q2 इज योर 9 और Q1 कितना है, 10 डिवाइड बाय 10 इनटू प्राइस कितना है, P1 कितना है आपका, P1 इज योर 20 और P2 कितना है, 25 माइनस 20। ओके, देन 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 20 डिवाइड बाय
5, 10 टू जा 20, 2/5 निकालो, 2/5 कितना होता है? 5 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता, तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट। अच्छा 5 के टेबल में 20 आता है क्या? यस, 5 और जा 20, तो आपका आंसर क्या गया? 0.4। इसका मतलब आपका यहाँ पे इलास्टिसिटी कितना है? 0.4 है। ओके, क्लियर हो रहा है ना? सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल आंसर है, कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। ठीक है, ओके। यहां पे अपन अगर आपको पूछते हो कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या दोगे? इलास्टिसिटी क्या है? 1 से कम है, इसका मतलब क्या है? रिलेटिवली और परफेक्टली, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यहां पे अपन इसको बोलने वाले हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या है? 1 से कम है, दैट इज 0.4। ओके, यस। सेकेंड मेथड पे आ जाते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा मेथड है। ठीक है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड अपने क्या बोल रहा है कि आप किसी भी चीज पे कितना खर्चा करते हो, इससे क्या समझ में आएगा कि आपका उस चीज का इलास्टिसिटी कितना है। इसका मतलब क्या है सर? प्राइसेस चेंज होने से क्या आपका टोटल एक्सपेंडिचर बदल सकता है? यस। क्यों? क्योंकि सर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू व्हाट? प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितने क्वांटिटी आपने खरीदा है और किस प्राइस पे खरीदा है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टोटल खर्चा रिप्रेजेंट करता है। प्राइसेस चेंज होने के बाद में अगर आपका खर्चा भी बदलता है, सो उससे भी आप क्या कर सकते हो? इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा इनका बोलना है। तो इन्होंने इलास्टिसिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ओके, एक होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, एक होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, और एक होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब ये क्या बोल रहे हैं देखो। ओके, इंपॉर्टेंटली समझो तभी तुमको समझ में आएगा, है ना? और इसका एक शॉर्टकट भी मैं तुमको बताता हूं, तो तुमको चीजें भी याद भी रहेगी। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। इनका बोलना क्या है? जब कभी भी चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस, है ना? जब कभी भी प्राइसेस में चेंज आएगा और उसके वजह से अगर आपका टोटल खर्चा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1 है। मतलब इसका क्या, इसका मतलब क्या है? आपका जो इलास्टिसिटी वो क्या है? इलास्टिक होता है। आपका डिमांड कैसा है? इलास्टिक है। प्राइसेस में चेंज आने से आपका अगर डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इलास्टिक डिमांड बोलने वाले हैं। ओके, वही अगर समझो आपका प्राइसेस जो है वो चेंज होता है और इसके वजह से आपका जो टोटल खर्चा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो इसको अपन क्या बोलने वाले हैं? वहां पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? लेस देन 1 माना जाता है। देखो इसको सिंपल याद रखने के लिए क्या करो? ई आई और डी आई, इसको ऐसा याद रखो। ई आई क्या है? ई आई इज इलास्टिक कब होगा? जब खर्चा बढ़ जाएगा। प्राइसेस में चेंज आने से अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो आपका डिमांड कैसा है? इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक है। वही अगर प्राइसेस में चेंज आने से आपका खर्चा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपका डिमांड कैसा है? इन इलास्टिक है ना? ईडी और ई आई याद रखो या आई याद रखो? ईडी आई, ईडी आई। ओके, ईडी आई, अरे डी आई ई आई और डी आई ई आई या आई के तरीके से इसको याद रखने से आपको ये चीजें याद रहेगी। और जब कभी भी प्राइसेस में चेंज आने के बावजूद भी आपका खर्चा बदल रहा है क्या? नहीं, जितना खर्चा आप पहले कर रहे थे उतना ही खर्चा आप अभी भी कर रहे हो, सिर्फ चेंज किस में आता है? प्राइस। या तो प्राइसेस बढ़ जाएगी या तो प्राइसेस कम हो जाएगी, बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द कांस्टेंट। उसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, जहां पे आपके डिमांड में एज सच कोई फर्क, मतलब जितना प्राइस में फर्क आया होगा उतना ही किस में फर्क आया? डिमांड में फर्क पड़ता है ना? ओके, एग्जांपल दिया, एग्जांपल से समझते हैं तो तुमको और भी क्लियर होगा। देखो, अगर प्राइस 6 रुपए है और टोटल क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 10 का है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 60 रुपए। और अगर प्राइस कम हो गई, कितनी हो गई? 5 रुपए हो गई, और प्राइसेस कम होने से डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ गई, टोटल खर्चा कितना हो गया? 60 रुपए हो गया। अगर आप यहाँ पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने जाओगे, है ना, तो आपका इलास्टिसिटी कितना आएगा? ग्रेटर देन 1 आने वाला है। सर कैसे ग्रेटर देन 1 आ रहा है? देखो, है ना, 20 माइनस 10, आपका परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाएंगे? 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू प्राइस में ओरिजिनल प्राइस 6 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस 5 माइनस 6, है ना? तो 20 माइनस 10 कितना? हाँ तो करेंगे ना आगे जाके, है ना? 20 माइनस 10, 10 बाय 10 इंटू 6 बाय 1, ये कैंसिल हो गया, और 6 बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, है ना? सो इसका मतलब इलास्टिसिटी कितना है? 1 से ज्यादा है। देखो, प्राइसेस कम होने से टोटल खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। प्राइसेस में कुछ भी चेंज आने दो, खर्चा बढ़ा गया,
यस, खर्चा बढ़ा इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके ओके, प्राइस अगर 4 रुपए है और क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 30 क्वांटिटी का है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 120। अगर प्राइस कम होकर 3 रुपए हो जाती है और टोटल क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, बढ़ के 40, तो टोटल खर्चा कितना है, 120। खर्चा रिमेनिंग द कांस्टेंट, जब खर्चा कम होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अगर प्राइसेस 2 रुपए है, क्वांटिटी डिमांडेड 50 है, अगर प्राइसेस कम होकर 1 रुपया हो गया तो और भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले खर्चा होता था 100 रुपए का, अभी कितना हो रहा है खर्चा, 60 रुपए का। यहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है, कम। जब टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है, लेस देन 1 होता है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे, थ्योरेटिकली सभी चीजें बता रखी है, ये तुम आगे पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन टोटल आउटले मेथड। तो तुमको टोटल आउटले मेथड एक्सप्लेन करते टाइम पे यस, टेबल एक्सप्लेनेशन और तीनों टाइप्स वहां पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। इंपॉर्टेंटली ध्यान दो, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड क्या बोलता है कि जब कभी भी आपको ग्राफ में सिर्फ एक पॉइंट दिया और आपको उस पॉइंट के ऊपर अगर इलास्टिसिटी कितना है ये कैलकुलेट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड आप यूज करने वाले हो। राइट, सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड होता है। सर इसका फॉर्मूला क्या है, पॉइंट मेथड का सिंपल फॉर्मूला दैट इज लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो द गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द गिवन पॉइंट, है ना। सिंपल पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक कर्व है और आपको उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी पूछा है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमको बता दो। ठीक है, अभी मैं तुमको ना ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं, तो प्लीज इधर ध्यान दो। ठीक है, बिल्कुल मस्ती नहीं। ठीक है, चलो देखो, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या लिखा, प्राइस। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, अपना जो डिमांड कर्व होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। तो चलो यहां पे क्या कर दिया, डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर डिमांड कर्व डी। अभी इनका बोलना क्या है, ये सुनो, देखो कभी भी अगर आप डिमांड कर्व का एकदम मिड पॉइंट जो होता है ना, उस मिड पॉइंट की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने जाओगे तो वहां पे आपका इलास्टिसिटी कितना आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। कैसे सर, देखो इनका बोलना क्या है कि क्या करो, जो भी पॉइंट जहां भी आपका कर्व पे पॉइंट है उसकी अगर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो ये चेक करो कि उसके नीचे कितना पार्ट है और उसके ऊपर कितना पार्ट है। दिस इज योर लोअर सेगमेंट, एक पॉइंट के नीचे का पार्ट और ये उसके ऊपर का पार्ट। जब ये दोनों भी पार्ट्स इक्वल है ना, तो वहां पे इलास्टिसिटी भी क्या होगा, 1 होने वाला है। राइट, वही अगर अपन ऐसी बात करते हैं कि सर यहां पे आपका लेट से पार्ट, अभी थोड़ा इसको चेंज कर दिया, ये समझ गया तुमको, मिड पॉइंट पे अगर है तो इलास्टिसिटी कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। अगर अपन बात करते कि पॉइंट आपका बिल्कुल भी किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे बताओ क्या लोअर सेगमेंट कुछ भी है क्या, नहीं है, मतलब लोअर सेगमेंट कितना हो गया, 0, और अपर सेगमेंट कितना है, ये पूरा ही क्या है, अपर सेगमेंट है। लेट से अपन अज्यूम करते हैं ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, सो इसको क्या हो जाएगा, लेट से ऊपर कितने पार्ट है, 1 2 3 और 4 पार्ट इसके ऊपर, यानी कि 0 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज अ 0। किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर बहुत ही क्या होगा, छोटा आने वाला है। तो यहां पे जब आप एक्स एक्सिस को टच करके कोई पॉइंट बनाते हो तो वहां आपका इलास्टिसिटी कितना होगा, 0 होने वाला है, क्योंकि उसका लोअर पार्ट कुछ भी नहीं है बट अपर पार्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, वही अगर अपन अपोजिट बात करते हैं वहां पे एकदम वाई एक्सिस पे, यहां पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, देखो अपर पार्ट कुछ भी है क्या, नहीं है, बट लोअर पार्ट है क्या, यस, लोअर पार्ट कितना है, 4, 4 है ना नीचे पार्ट्स, 1 2 3 4, सो 4 डिवाइड बाय 0 कितना होगा, इंफिनिटी। तो यहां पे आपका इलास्टिसिटी कितना आता है, इंफिनिटी आता है। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट, अभी 3 पॉइंट अपन ने समझे। अगर किसी भी कर्व के, डिमांड कर्व के अगर मिड पॉइंट की इलास्टिसिटी की बात करते तो वहां पे इलास्टिसिटी कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। अगर अपन एक्स एक्सिस के पॉइंट की बात करते हैं वहां पे इलास्टिसिटी कितना होगा, 0, और अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं वहां पे इलास्टिसिटी कितना होगा, इंफिनिटी होता है। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं कि यहां पे लेट से ए पॉइंट बनाते हैं और यहां पे आपका इलास्टिसिटी है, दैट इज बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड योर मिड पॉइंट, इसके बीच में अगर आप कहीं भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हो तो यहां पे देखो, अगर मैं बात करता हूं कि इस ए पॉइंट के नीचे कितना पार्ट है, ओके, लोअर सेगमेंट कितना है, 1, अपर सेगमेंट कितना है, 3,
3 सेगमेंट है ना इसके ऊपर, तो 1 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, एक छोटा नंबर आएगा, कितना होगा 0.33 आएगा, है ना। सो यहां पे इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी कितना है, ग्रेटर लेस देन 1, एक से छोटा होता है। वही अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे बी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट कितना है 3, है ना, 1 2 3 इसके 3 नीचे सेगमेंट है और ऊपर कितना सेगमेंट है 1, सो 3 डिवाइड बाय 1 इज ऑलवेज बड़ा नंबर है, एक से बड़ा है क्या, यस, तो दिस इज ग्रेटर देन 1। तो सिंपल इसको याद रखने के लिए एक बेसिक रूल तुमको बता रहा हूं, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगी 1, एक्स एक्सिस पे इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगी 0, वाई पे कितनी होगी इंफिनिटी, 0 से 1 के बीच में कितना होगा लेस देन 1 और 1 के ऊपर कितना होगा ग्रेटर देन 1। अभी सिंपल देखो यार, एक लाइन है, लाइन की शुरुआत कहां से होती है 0 से होती है ना, 0 से लाइन की शुरुआत होती है क्या, यस, और जैसे जैसे लाइन में ऊपर बढ़ते जाओगे आगे आगे क्या होगा 0 से बड़ा नंबर आएगा, लेकिन वो क्या होगा 1 से छोटा होगा। मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो 1 के उतना हो जाएगा, इसके ऊपर अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, और एकदम आसमान में अगर पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी होने वाला है। सो एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है इलास्टिसिटी 0 और वाई एक्सिस पे क्या हो जाता है इंफिनिटी हो जाता है। जैसे जैसे आपका पॉइंट ऊपर आते जाएगा वैसे वैसे उसका इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होता है, ठीक है। सिंपल ये लॉजिक यहां पे अपने को याद रखने का है इन केस ऑफ योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी यहां पे ना दो चीजें, एक है लीनियर डिमांड कर्व, एक है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व का मतलब क्या है, एक पॉइंट दिया है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उसको अपन क्या बोलते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन। अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको कोई पॉइंट दिया जाए और पूछा जाए कि इस पॉइंट की इलास्टिसिटी बताओ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे लीनियर डिमांड कर्व, ओके। वहां पे इलास्टिसिटी बताना बहुत ही क्या है इजी होता है ना। जैसा मैं अगर तुमको बोलूं एक्स एक्सिस पे कितना है इलास्टिसिटी 0, ओके, मिड पॉइंट पे कितना है 1, वाई एक्सिस पे कितना है इंफिनिटी, 0 से 1 के बीच में कितना होता है लेस देन 1, 1 से इंफिनिटी के बीच में कितना होता है ग्रेटर देन 1, राइट। तो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट का इलास्टिसिटी आपको क्लियर है। ये सभी चीजें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की विद द नंबर्स, है ना। नेक्स्ट है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। नॉन लीनियर डिमांड कर्व का फॉर्मूला बिल्कुल भी सेम है, बट नॉन लीनियर का मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। जब कभी भी अदर देन स्ट्रेट लाइन कोई भी कर्व दिया हुआ है डिमांड कर्व, और तुमको एक पॉइंट दिया है, बोला इस पॉइंट का हमको क्या बताओ इलास्टिसिटी बता दो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट्स को पहले इंटरसेक्ट करो और उनके बीच में कनेक्टिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, है ना। ये जो लेट से आपका डिमांड कर्व दिया दैट इज आर्क जो आपको यहाँ पे दिया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि इस डिमांड कर्व को क्या होगा टेंजेंट होगा। क्या होगा टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पे कनेक्ट करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, राइट। तो यहां पे आपका जो डिमांड कर्व है उसको टेंजेंट आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि कहां पे मीट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करता है मीट करता है। और फिर आप क्या कर सकते हो इस पॉइंट पे आपका इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो ये चेक करके कि इस पॉइंट के नीचे कितना सेगमेंट है और इस पॉइंट के ऊपर कितना सेगमेंट बनता है, राइट। अगर ये पॉइंट बिल्कुल भी मिडल में है तो क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट से नीचे है तो क्या होगा लेस देन 1, अगर मिड पॉइंट के ऊपर है तो क्या होगा ग्रेटर देन 1 होने वाला है, राइट। इंफिनिटी भी आ सकता है अगर वो एक्सिस को टच करता है तो, ठीक है। यस, क्वेश्चंस आएंगे, सभी पे आएंगे, ठीक है।